हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, तूफान बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका फर्स्ट लेक्चर मैथ का, दूसरा लेक्चर आपका साइंस का होगा। अभी आपका तीसरा लेक्चर एसएस का होने वाला है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला लेक्चर आपने 8, 9, 7 में पढ़ा होगा, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इधर आना पूरा टॉपिक ही फंडा ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? डेवलपमेंट, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आना पूरा टॉपिक ही चेंज होता है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं अपना चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग एक वर्ड को अच्छे से थोड़ा समझते हैं, आपके माइंड में, ताकि सेट हो जाइए। हिस्टोरियो, हिस्टोरियो मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। जैसे कोई ग्रंथ। ग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग। अभी अगर दोनों वर्ड को हम लोग कंबाइन कर देते तो बन जाता है हिस्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अभी जैसे हिस्ट्रियोग्राफी, ये भी पॉइंट ये याद रखना, आप पेपर में आपके आ सकता है। हिस्ट्रियोग्राफी, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। कोई भी घटना जो पास्ट में घटी हो, कोई भी इंसिडेंट जो पास्ट में हुई हो, जब कोई स्कॉलर यानी हिस्टोरियन उसके जब कोई स्कॉलर या हिस्टोरियन या कोई बड़ा महान शख्स डिटेल में एनालाइज करता हुए लिखता है, उसको हिस्टोग्राफी कहते हैं। दैट राइटिंग इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। समझिए फ्रेंड्स, आप हिस्टोग्राफी अभी हम लोग समझते हैं अपना फर्स्ट पैरा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज, ये सभी चीज़ों का कैरी आउट करने का पर्पस क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंपली अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे पास्ट इवेंट में क्या हुए हैं, कब हुए, वो लोग जो भी हुए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुए कि नहीं, कि उनके बीच में क्या इंटरलिंक है, क्या इंटर कनेक्शन है। जैसे कि हम लोग समझते हैं फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स। और नेचुरल साइंस क्या है? बायो। पर ये दोनों ही कवर किया जाता है, उसके दोनों ही कवर किया जाता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। लेकिन हम हिस्ट्री को तो ऐसे नहीं कर सकते। कुछ लॉज, कुछ थियरी कुछ सालों पहले किसी साइंटिस्ट ने खोज किया था, बाय यूजिंग, किसी साइंटिस्ट ने खोज किया था। अब हम लोग उसके ऊपर कोई, जैसे बायो में खोज किया तो हम लोग तो उसके ऊपर पढ़ेंगे, अच्छे से केस स्टडी करेंगे, तो फिर बाद में उसको बोलेंगे बाय एम्पिरिकल मेथड, एज लाइक अ लेबोरेटरी मेथड और एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। ये होएगा एक तरफ से एम्पिरिकल मेथड। ये पढ़ सकते हैं हम इसको हिस्ट्री में। कैन बी रिफ्रेज, कैन बी हिस्ट्री, कैन बी रिक्रिएट हिस्ट्री, कैन बी स्टडी हिस्ट्री इन द सेम मेथड। आंसर इज नो फ्रेंड्स। आंसर हम लोग इसको रिक्रिएट कर ही नहीं सकते हिस्ट्री को। अभी जैसे कि अभी हम लोग चलते नेक्स्ट पैरा। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। आप लोग के मन में आएगा जो बोला हिस्ट्री को रिक्रिएट नहीं करते, क्यों? क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे इंदिरा गांधी हो गए, उनका असेसिनेशन हुआ था, उनका एक बॉडीगार्ड उनका असेसिनेशन किया था। क्या हम लोग वापस जाके उसको बोल सकते कि आप वापस असेसिनेशन करो? नहीं, क्योंकि हिस्ट्री कैन बी रिक्रिएट। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक क्या है? ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी क्या है पहले समझ लेते हैं। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। द पर्सन हु राइट हिस्टोग्राफी इज नोन एज हिस्टोरियन। दो पर्सन हिस्टोग्राफी लिखता है उसको हिस्टोरियन बोलते हैं। जैसे पोयम, कोई पोएट पोयम लिखता है तो हम लोग उसको पोएट बोलते हैं। हिस्टोरियन होते हैं ये, हिस्टोरियन नरेटिव लिखते हैं। तो क्या यह सब लिखते हैं? नहीं, ये सब नहीं लिखते, क्योंकि ये जो जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है उसी को लिखते हैं, ये सब नहीं लिखेंगे। अब जैसे आप एक इंसान हो, आपकी 17 साल की उम्र है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अभी 1 साल के 50 साल के बीच में क्या किया, आप पूरा नहीं लिखोगे। जो आप मेन मेन क्या वर्क किए वो लिखोगे, आप पूरा नहीं लिखने बैठोगे। तो लोग पूरा नहीं लिख पाएंगे। इट इज नॉट प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल विच हैड हैपेंड इन द पास्ट। जो भी पास्ट इवेंट हुए हैं वह पास्ट में नहीं लिखा पाते। हाईलाइट मेन थिंग्स, वो इंसिडेंट और उनका फ्रेमवर्क क्या था। लेट सपोज एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आप बायो जैसे ले लो कि आप बायो आप पढ़ रहे हो फ्रेंड्स। बायो आप पढ़े हो कि नहीं?
तो फ्रेंड जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग ने बायो पढ़ा है, आप लोग बायो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये हमारे साइंस पार्ट 2 को ही बायो बोला जाता है। बायो में जैसे देख लो कि अभी कोई एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, वो आधा बायो की कोई एक आधा लेसन लिखेगा, अभी कोई दूसरा आया वो भी आधा लिखेगा, कोई तीसरा वो भी आधा लिखेगा। इससे तो बायो चेंज नहीं होगा, इससे बस खाली पोएट चेंज हुए, जो लिख के गए वो लोग बस खाली चेंज हुए, बायो पर चेंज नहीं हुआ, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ट्रेडिशन, परंपरा। ये उस हिस्टोरिकल नरेटिव लिखा गया है, पुरानों जमाने में जो भी घटना हुई थी उसके आधार मानकर हिस्ट्री लिखा जाता था। हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट इन द माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। जैसे आप एग्जांपल ले लो, शिवाजी फोटो, पहले कोई शिवाजी को देखा तो उनकी फोटो बनाया, कोई दूसरा देखा हूबहू नहीं बना सकता, वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया ही होगा। फिर कुछ तीसरा देखा हुआ बोला कुछ मैं यूनिक करता हूँ इस फोटो में, तो वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए आते आते ये चेंज होते थे पूरा। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिए। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइज अभी जैसा कि हमने पढ़ा, अभी हमारा लोग क्या पढ़े, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। अभी ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये भी बहुत मेन पार्ट है हमारे इस चैप्टर में, इसको भी अंडरस्टैंड कर लो, अगर समझ लो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे गाइस बहुत डेवलपमेंट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे पहले के साइंटिस्ट अब वैसे नहीं, तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल से बेस्ड हो चुका है पूरा। इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक, जो भी मॉडर्न में हिस्टोग्राफी लिखा गया था ये साइंटिफिक प्रिंसिपल डिपेंड करता है, और बहुत सुधार आया इसमें, बहुत सुधार है, एक्नॉलेज आए। इट इज कंसिडर्ड एज मॉडर्न हिस्टोग्राफी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो बहुत एक्सीडेंट, पूर्वज, हमारे पर्टिकुलर इंटरफेरेंस होने लगा, हमारे जो कर्म है जैसे गाइज आपने सुना होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा फल, ये एक तरह का सब लोग बोलते डायलॉग है, जो बहुत सारी एविडेंस, बहुत सबूत मिले, ये लोग करते हैं, रियल है या नहीं, बहुत सबूत मिले। देखो मॉडर्न हिस्ट्री क्या कहती है, जो आपको बहुत सारे सबूत मिले, कहीं से भी किसी चीज के खिलाफ एविडेंस मिले, तो देखते हैं हम लोग उसके ऊपर अच्छे से केस स्टडी करते हैं, वो रियल है कि नहीं। बहुत लोग रहते हैं फेक बना देते, कुछ भी बोलते हैं हम इधर से पाए उधर से, ये इम्पॉसिबल नहीं गाइस, ये हिस्ट्री नहीं बता सकता। हिस्ट्री क्या है, जो हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स थे ना, वो क्या चाहते थे, ये हिस्ट्री ना हमारे आने वाले जनरेशन पढ़े, और वो लोग इससे प्रेरित होके आगे वो लोग भी कुछ करे नया। तो फ्रेंड्स ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी, अगर कोई भी चीज़ मिलती है उसको देखती है रियल है या नहीं। कर्म के हिसाब से पहले ज़माने में लोग कथा कर रहते थे। मॉडर्न हिस्टोग्राफी रेट्स ह्यूमैनिटीज के रूप ग्रीक से जुड़ा हुआ है, ये हिस्टोग्राफी ग्रीक वर्ड से जुड़ा हुआ है। इसका खोज ग्रीक ने किया था हिस्ट्री का, जिनका नाम है गाइस ग्रीक हिस्टोरियन BC यूजिन फॉर इट्स बुक एंटाइल्ड द हिस्ट्रीज। गाइस ये बुक हिस्टोरियोग्राफी ने लिखा था, जिनका नाम है, ग्रीक से आया था, बुक आया था जिनका नाम है हेरोडोटस। वो एक बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरीज। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री समझ चुका है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हम लोग अब समझते हैं अपना थर्ड से डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। अब डेवलपमेंट क्या हुआ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप में एंड हिस्टोग्राफी में, अब इसको हम समझते हैं डेवलपमेंट जैसे कि कोई सुधार। 18th सेंचुरी में हम यूरोप बहुत तरक्की किया था, यूरोप मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में आ चुका था। जैसे कि यूरोप टेक्नोलॉजी हो गया, रिवोल्यूशन के मामले में यूरोप बहुत ज़्यादा तरक्की किया था, ग्रो किया था, और गाइस बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट किया था, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ गए थे यूरोपियन, और रिमार्केबल अचीवमेंट किए थे इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी। स्कॉलर्स इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी, जैसे गाइस उन लोग को हिस्ट्री लिखने में, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, और वो लोग से ज़्यादा करके वो लोग जर्मनी से, जो भी यूरोप से ज़्यादा करके स्कॉलर्स खड़े होते थे हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। हिस्ट्री पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, ये यूरोपियन का कहना था, हिस्ट्री को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, यूरोपियन कहना था, आने वाले जनरेशन को भी पता चले। जैसे कि इसके पहले लेक्चर में बताया कि ये लोग का क्या कहना था, आने वाले जनरेशन को भी पता चले कि हिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, और वो लोग प्रेरित होकर वो लोग भी आगे पढ़ सके और पढ़ा सके।
तो ये लोग डिस्कशन करने लगे हिस्ट्री के बारे में। ये हिस्ट्री होता है जो हम लोग एक रिटर्न सोर्स से पा सकते हैं, ओरल सोर्स से पा सकते हैं। तो इसको हम लोग जो पाए हैं, इसको साइंटिफिक रिसर्च से इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं हम कि ये सही है कि गलत। हम इसको समझने के लिए साइंटिफिक रिसर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 18th सेंचुरी जस्ट शुरुआत होते ही यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया हिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया हिस्ट्री में, फिलोसॉफी में। यूरोपियंस कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी हिस्ट्री की तरफ से। यूरोपियन कंट्री से वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, हिस्ट्री उनको पसंद है, हिस्ट्री वो करते हैं, जो भी वो यूज हो हिस्ट्री में तरक्की रियल लेवल दिखाने हिस्ट्री। और यूरोप में एक यूनिवर्सिटी बनाया गया जिस यूनिवर्सिटी का नाम है गोटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। अभी आपने सुना यूरोप के अंदर जर्मनी में पाया गया था, ये गोटिंजन यूनिवर्सिटी बनाया गया था। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि क्योंकि क्या बोलते हैं, हम जितने भी यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर मैथ के लिए बनाएगा, साइंस के लिए बनाएगा या फिर इंग्लिश के लिए बनाएगा, पर ये यूरोप में पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसमें हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या नाम है इसका, हिस्ट्री। इसका हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें ये हिस्ट्री बता रहे थे। इसने मान लिया था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री बताएगा यूनिवर्सिटी, तब सबको बहुत खुशी हुई थी क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री बता रहा था। अभी तो फ्रेंड्स हम लोग का अगला टॉपिक है नोटेबल स्कॉलर्स। तो नोटेबल स्कॉलर्स क्या है, आप लोग अभी चलो समझते हो डीप। फ्रेंड्स अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नोटेबल स्कॉलर्स। नोटेबल स्कॉलर्स क्या होता है अभी इसको हम समझेंगे। फ्रेंड नोटेबल स्कॉलर जैसे मान लो जो यूरोप में फ्रेंच में अलग अलग हिस्टोरियन थे, जो आप लोग को बताया था मैं, जो स्कॉलर्स थे वो लोग जो हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ते थे, बताते थे सबको। अब उनके बारे में पढ़ते हैं नोटेबल स्कॉलर। सबसे पहले नोटेबल स्कॉलर्स में नाम आता है रेने डिस्कार्ड्स का। रेने डिस्कार्ड्स एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे। उनका लाइफ स्पेन था 96 से लेके 60-50 तक उनका लाइफ स्पेंड था। मैं मेंशन कर दूं कि कहीं भी अगर हिस्ट्री की बात हो, सबसे पहले रेने डिस्कार्ड का नाम आता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे वो स्कॉलर थे जो हिस्ट्री को एकदम अच्छे समझते थे। उनका कहना क्या था कि अगर जैसे मान लो आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उसको वेरीफाई करो, एक्नॉलेज करो, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो सही है कि नहीं, वो गलत है या झूठ है। कि बहुत लोग आजकल फेक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। वो पहले बोलते हैं अगर आप जैसे कोई चीज़ आपको मिली पुरानी, अगर आपको उसको 1% भी डाउट है तो डाउट को क्लियर करके तभी उस पर भरोसा करो। अगर आपको 1% भी डाउट है तो उस चीज़ को हाथ मत लगाओ, उस चीज़ के खिलाफ एक्शन मत लो। ये रेने डिस्कार्ड कहना था। लिटरली क्रिटिकली एग्जाम्पल करना होगा उनका, ये कहना इम्पैक्ट पड़ सकता है हिस्ट्री था। हिस्ट्री लिखते थे जो यह रेने डिस्कार्ड थे। पास्ट में क्या हुआ था ये सब भी बताते थे। आप कोई चीज़ के ऊपर अंधाधुंध विश्वास नहीं करो। अगर कोई चीज़ को आप पर ब्लाइंडली भरोसा मत करो। जैसे ब्लाइंडली भरोसा कैसे, जैसे कि आप लोग आज न्यूज़ देख रहे, आपको पता चला कि इधर तेलंगाना में पानी भर गया है, उधर स्कूल बस डूब गई, तो उसमें ब्लाइंडली भरोसा मत करो। पहले उसको जाओ तेलंगाना के न्यूज़ रिपोर्ट आर्टिकल्स पढ़ो कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक न्यूज़ भी, फेक इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। जैसे आपको बता दिया गया कि धोनी ने आज विराट कोहली को आउट करवा दिया, तो आप जाके देखोगे पहले कि ये क्या सही है कि क्या गलत है, क्या उसमें किसकी गलती थी, जाके पहले आप देखोगे। ट्रूली ब्लाइंडली भरोसा मत करो, ये रेने डिस्कार्ड का कहना था। अगर आपको 1% भी डाउट है उसको क्लियर करके आप तब आगे एक्शन लो। तो रेने डिस्कार्ड का ये कहना था। अभी हम रेने डिस्कार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्कॉलर्स की तरफ, जिनका नाम है वॉल्टर। जो फ्रेंड्स ये वोल्टेयर का पहले तो ओरिजिनल नेम अगर आपको एग्जाम में पूछा तो आप क्या करोगे, पहले जो आप बुक में देख लो, फ्रैंकोइस मारे आर्क्वेटी वॉल्टर का ओरिजिनल नेम है। अगर पूछे व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ वोल्टेयर तो आप लोग क्या करोगे, तो इसलिए आप याद कर लो, नहीं तो अगल बगल पूछना बैठोगे आपका टाइम निकल जाएगा। इनका लाइफ स्पेन क्या था, 60-94 से लेके 70-78 तक। 70-78 को लगता है मेरे को इनका ध्यान डेथ हो गया था, तभी इतने साल जिए थे। पर इनका भी कहना क्या था कि आप कोई भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो उसके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा मत करो। आप पहले उसके जैसे रिसर्च करो, केस स्टडी करो, वो सही है या गलत, पहले आप अच्छे समझो सही है गलत। आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हो। अभी वो क्या कहते थे कि कोई भी चीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना, लिखना, पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग ये तो नहीं बोलते 500 साल पहले क्या था, 400 साल पहले क्या होता, 300 साल बाद क्या हुआ था। तो इसको कल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी कोई भी आया बोलते 5 साल पहले हुआ था, 3 साल पहले हुआ था, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना बहुत ही वो सजेस्ट करते थे ऐसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि उनका क्या कहना था वोल्टेयर का
कि फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफी, ये सबको जैसे आप महत्व देते हो, साइंस हो गया, सबको जैसे आप महत्व देते हो, आपको इसे हिस्ट्री को महत्व देना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है। तो जैसे कि ये भी कहते थे सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, ये कहते थे ये सब पे भी ध्यान देना। आपको सिर्फ ये साइंस ही, आपको फिजियोलॉजी यही सब नहीं है, साइकाट्रिस्ट जो आपसे बुक पढ़ते हो यही सब नहीं है, आपके साथ बहुत सारी चीजें आपके पास, बस आप पढ़ना नहीं चाहते हो। ये उनका कहना यही था कि हर चीज को पढ़ो, और ये एक ह्यूमन लाइफ के दिमाग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे थे। ह्यूमन लाइफ होती है मेंशन फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये एक तरफ से सब लोग बोलते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के फाउंडर थे, ये मॉडर्न हिस्ट्री को फाउंड किए थे, ह्यूमन लाइफ के मेंशन किए थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपर की तरफ, जिनका नाम है गॉर्ग विलियम फ्रेडरिच हेगल। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ, गॉर्ग विलियम फ्रेडरिच हेगल। तो फ्रेंड्स इनका नाम बहुत अजीब है, आप लोग को भी ऐसे छूट रहेगा। ये लोग नाम नहीं करते थे, ये पूरा अपने बारे में एकदम बताने की कोशिश करते थे। ये लोग का नाम नहीं, ये भी क्या इधर इंडिया में राहुल, रोहित, रोहन, ये सब एग्जाम्पल नाम हो गया, ठीक है। अभी ये लोग पूरा एकदम लिखने बैठते थे, अपने नाम पे कुछ हिस्ट्री बनाने की कोशिश करते थे। अभी ये देखो आप लोग को लर्न करने में बहुत तकलीफ हुआ, पर फ्रेंड्स आपको लर्न करना चाहिए। 1977 से 1831 तक इनका लाइफ स्पेन था। ये कभी भी एग्जाम में आप लिखोगे, अगर ये रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स तो आपको पूरा मार्क्स कट सकता है। आई होप दैट कि एग्जामिनर के ऊपर सेट करता है उसका कैसे दिमाग को कैसे परिचित करता है। तो अब चलते हैं हेगल साहब के ऊपर। तो जो गॉर्ग विलियम फ्रेडरिच हेगल क्या कहते थे कि वो एक स्कॉलर थे जर्मन के, वो जर्मन से बिलोंग करते थे, और वो क्या बोलते थे हिस्ट्री को एक लॉजिकल मैनर में एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे कि आप मान लो आपको पता चला कि उधर दो लोग के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया, तो आपको पता लगाना चाहिए कि उन लोग के बीच में हुआ क्या, किस रीजन से कंट्रोवर्सी हुआ। ये नहीं कि आपको पता चला कंट्रोवर्सी उठाए इधर न्यूज में छाप दिए, कुछ भी छाप दिए, कुछ भी हो गया, तो नहीं, आपको लॉजिकल मैनर में हिस्ट्री को प्रेजेंट करना चाहिए। एक कहना था हेगल साहब का। टाइमलाइन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये एक इंसान के लिए अनिवार्य होता है। जो हेगल फिलोसॉफी था उनका ये कहना था कि फ्रेडरिच हेगल थे ना, उनका ये कहना था कि उनका टाइमलाइन सबसे अलग था। वो कहते थे कि जो आपको पता चला है उसको एविडेंस लो, पहले आप देखो वो सही है या गलत। और वो लेजर क्वालिटी थ्रू करते थे, दे डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स, उनका साइंटिफिक मेथड भी अलग था। और कहते कोई भी चीज़ को साइंटिफिक मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन एंटायर, ये आर्टिकल पब्लिश किए थे जिसका नाम था इंसाइक्लोपीडिया फिजियोलॉजिकल साइंस में। और रीजन इन द हिस्ट्री इज वेल एज नोन, द रेने डिस्कार्ड इज नोन एज अ स्कॉलर, ही बेस्ट स्कॉलर भी थे। और रेने डिस्कार्ड के बारे में आप जैसे समझ चुके हैं, जैसा कि हमने रेने डिस्कार्ड के बारे में पढ़ा और वोल्टेयर के बारे में पढ़ा और हेगल साहब के बारे में पढ़ा। अभी हम आते हैं चौथे साहब की तरह, जिन साहब का नाम है लियोपोल्ड वॉन रेंकी। लियोपोल्ड ये आपके मन में पहले ही आ गया होगा, लियो, चीता, ये सब वो सब मत समझना, लियो पिक्चर भी वो सब मत समझना। अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखो गाइस ये भी एकदम अपना अलग ही हटके नाम रखी, लियोपोल्ड वॉन रेंकी। इनका 1795 से लेके 1886 तक लाइफ स्पेन था। ये क्या कहते थे, जो 19th सेंचुरी की हिस्ट्री है ये उनको इनके थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। किसके थ्रू, लियोपोल्ड वैन रेंकी के थ्रू ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और ये कहाँ के थे, बर्लिन यूनिवर्सिटी। और ये कहते थे अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी केस के बारे में पता चलता है, उसको एकदम अच्छे से साइंटिफिक मेथड से प्रूव करके अच्छे से समझ के आप लोगों को बताओ, कि ये नहीं कि उठे कुछ भी उठाए बता दिए तो इससे गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो आप अच्छे से उसको साइंटिफिक मेथड से समझो, अगर अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ो और उसको बताओ फिर, और लोगों को उसका इम्पोर्टेंस महत्व समझाओ कि वो क्या है कैसे है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी महत्व दो। और उनका कहना ये था कि वो एक बहुत ही बड़े वो थे, आर्टिकल्स थे, वो बहुत आर्टिकल्स भी लिखते थे। आर्टिकल्स पब्लिश इन 2 बुक्स, उनकी 2 बुक भी पब्लिश हुए थे, इंटीरियर द थियरी पार्टिकल ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये इनकी 2 बुक थी लियोपोल्ड रेंकी के बारे में। अभी तो हम लोग जैसे लियोपोल्ड वैन रेंकी के बारे में समझ चुके हैं, जैसा कि हमने लियोपोल्ड वॉन रेंकी साहब के बारे में पढ़ चुका है। अभी एक अलग साहब आ गए जिनका नाम है मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स। अभी मत सोचने कि मार्क्स लगाते इसलिए इनका नाम कार्ल मार्क्स पड़ गया, ये मार्क्स नहीं लगाते हैं।
और चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये लोग अजीब अजीब लोग हैं। इनका जन्म हुआ था 80 से लेके 1883 तक इनका लाइफ स्पेंड था। ये क्या किए थे सब बता रहे हैं। इन द हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ये भी हिस्ट्री को बहुत सारा महत्व दिए थे। कार्ल मार्क्स 5 मई को वो पैदा हुए थे। उनका जन्म दार्शनिक आदर्शत्री इस्तकार राजनीतिक वो क्या कहते हैं, जैसे आप कोई पॉलिटिकल के बारे में पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको पहले अच्छे से जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स बता रहा है, बोल रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, वो कुछ भी बता के नहीं चला जा रहा है, लोग उस पर भरोसा कर ले रहे हैं। और ये इनका कहना था कि एक अच्छे से एक एनुअल स्कूल के बारे में डिस्कस करते थे, डास कैपिटल। और ये एक बुक भी एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, उसका नाम था डैश कैपिटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये पूरे वर्ल्ड को समझाने की कोशिश करते थे कार्ल मार्क्स से। तो ये कार्ल मार्क्स चाचा के बारे में भी हो गया। अभी हम चलते अपने अपने स्कूल की तरफ। अब अपना स्कूल मतलब ये मत समझना कि आपका स्कूल, अपना स्कूल मतलब एनएल स्कूल। अब चलते हैं हम लोग एनएल स्कूल की तरफ। वन ऑफ द एनएल स्कूल ये क्या है, ये एक नया डायरेक्शन लाया था बच्चे लोग के लिए कि हिस्ट्री के क्या महत्व है। ये हिस्ट्री क्या कहता है, ये एनएल स्कूल क्या कहते हैं कि हम लोग जो ये पढ़ते हैं लीडर, फिलोसॉफी, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, हम लोग को इनके के सिवाय ये लोग को पढ़ना चाहिए पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर, अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव फिजिकल, कलेक्टिव साइकोलॉजी, हम लोग इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए। हम लोग को सिर्फ इसी सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये सोशल डिवीजन था, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इन द हिस्टोरिकल टाइम्स। द एनुअल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। अभी जो एनुअल स्कूल था वो स्टार्ट किया था फ्रेंच हिस्टोरियन से। अभी हम जैसे एनुअल स्कूल के बारे में समझ चुके हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। रुक जा। ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी समझते हैं। अभी आप ये मत समझना अकाल पड़ गया था हिस्टोग्राफी में, मत समझना। अभी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी समझते हैं हम लोग। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलते हैं कि हम लोग को एक ह्यूमन को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि सही बात है ये ह्यूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, एज लाइक अ मॉम, सिस्टर, बहन, ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हिस्ट्री में। और ये हर जगह भी खड़े हुई थी ह्यूमन सपोर्ट करने के लिए एज अ सेकेंड वेपन ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमन को माना गया था, ह्यूमन बहुत ही पर्सपेक्टिव देखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और ये सिमोन डे बिहेवियर ये क्या इस्टेब्लिशिंग फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इस्टेब्लिश की थी, जिसमें ह्यूमन को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। और ये फ्रेंच बिलोंग करती थी फ्रेंच से। इट वॉज सच एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन। और ये 1990 में वुमेन वर पोर्ट्रेड ऑन एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। और ये सोशल क्लास के ऊपर भरोसा करते हैं, डेवलपमेंट ऑन द सोशल क्लास, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी हो गया। अपने आते नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसा कि हमने पढ़ा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट। और आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अब हम लोग पढ़ने वाले लास्ट अपने साहब की तरफ, जिन साहब का नाम है माइकल फोर्ट। ये भी बहुत अजीब नाम रखे हैं। ये माइकल फोर्ट पढ़ने के बाद आप लोग मिचेल को स्टार याद मत करना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उनको मत याद करना। अभी हम लोग ध्यान देते हैं अपने सीरीज की तरफ। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये इन द 20th सेंचुरी के भी एक अच्छे से एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं हिस्टोरियन थे। ये अच्छे से आर्कियोलॉजी नॉलेज देते थे। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये भी कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को समझना चाहिए, एक के बाद एक क्या हुआ था। और ये कहते थे हिस्ट्री को समझना चाहिए पे अटेंशन, आपको अटेंशन पे ध्यान से समझना चाहिए। डज नॉट स्ट्राइव रीच द अल्टीमेट, आपको ध्यान पे करना चाहिए। और एक काल से सब्जेक्टेड सो फार एक्नॉलेज्ड बाय दिस हिस्टोरियन से। और ये बोलते थे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से अगर आप साइंस, मेडिसिन, प्रिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और इनका हिस्टोग्राफी में इसको क्या था, एक्सपैंडिंग राइटिंग ऑफ हिस्ट्री वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई, आर्किटेक्चर, आप समझ सकते हैं, स्कल्पचर, मूर्ति बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस में आ गया। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई कीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तूफान बैच में कमेंट कर सकते हैं और डाउट क्लियर होएगा। और हमारे थोड़े चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप लोग के लिए सरप्राइजिंग बात ये होने वाली, इसके बाद बायो का लेक्चर आएगा और उसके लिए आप लोग एक नए सारा पॉइंट हुए हैं, जो कि आप अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे। नेक्स्ट लेक्चर बायो का होगा।
थैंक गाइस, सपोर्ट मी, ओके बाय।